अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आपको आज एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल किसे कहते हैं। आखिर क्या होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल और कैसे इसको अपनाकर एक व्यक्ति सोलोप्रेन्योर बन सकता है। क्या होते हैं इस बिजनेस के मेरिट्स, क्या होते हैं इसके डिमेरिट्स, क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस, क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, क्या होता है ये बिजनेस, क्या होते हैं इसके फीचर्स, क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं और अगर अभी तक आपने इन सब बातों को नहीं जाना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अभी जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने वहां पर बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है एक सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल में। मगर आज आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल होता तो बहुत आसान है, बहुत आसान होता है। इसका ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ क्लोजर भी बहुत आसान होता है, इसको रन करना भी बहुत आसान होता है। मगर कहीं ना कहीं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू करने के लिए एक ओनर को एक बहुत बड़ा कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मगर उन लोगों का क्या जिनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को है ही नहीं और ना ही उनके पास कोई बहुत ही सारी कोलेट्रल्स हैं जिसको दिखाकर वो बैंक से एक बहुत भारी मात्रा में लोन ले सकते हैं। तो वो लोग आखिर कर क्या सकते हैं जब उनको भी अपने बिजनेस को खड़ा करना है और अपने बिजनेस को बड़ा करना है। अगर आप इस चीज़ का आंसर नहीं जानते तो आज आप बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि आज हम और आप मिलकर यह डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल। कैसे एक गरीब आदमी खुद का व्यापार शुरू कर एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर सकता है। नमस्कार, मैं अक्षय श्रीवास्तव आज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से आज हार्दिक स्वागत करता हूं एक बहुत ही पावरफुल वीडियो में। साथियों, पहले आपको समझना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। देखिए, सरल भाषा में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं। साउथ कश्मीर में एक आदमी रहता था छोटे से गांव में, रामलाल। रामलाल पंखा बनाने में, हाथ वाला जो पंखा होता है ना, उसको बनाने में स्पेशलिस्ट था, बहुत अच्छा पंखा बनाता था। मगर अकेला था, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, ज़्यादा मशीनरी भी उसके पास नहीं थी, अकेला व्यक्ति था, पूरा दिन लगा रहता था। एक दिन में मात्र 15 पंखे बना पाता था। एक पंखे का जो कॉस्ट उसको जो पड़ता था बनाने का वो 5 रुपये पड़ता था और गांव में रहता था तो शाम तक 15 पंखे बना बनाकर गांव के जो मार्केट होता था उसमें जाकर 15 पंखे बेच आता था। तो कॉस्ट तो था उसका 5 रुपये बनाने का और जो मार्केट में जो उसकी वैल्यू मिलती थी वो 15 रुपये मिलती थी। तो 15 में से 5 रुपये जब वो अपनी लागत हटा देता था, कम से कम एक पंखे पर उसे 10 रुपये बचता था और 15 पंखे बनाता था, यानी कि एक दिन का 150 रुपये उसको मिलता था। 15 इंटू 10 और 150 इंटू 30 करके उसका पूरे महीने का खर्चा चलता था। मगर धीरे धीरे उसने देखा कि पंखे तो मैं उतनी ही बना पा रहा हूँ, कॉस्ट मुझे उतनी लग रही है, मुनाफा मुझे उतना ही हो रहा है, मगर जो मेरे खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने अगल बगल के गांव के जितने भी लोग थे जो ऐसे पंखा बनाने में स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने उसको इकट्ठा किया, उन सबको इकट्ठा किया। बोला मैं पंखा बनाता हूँ, तुम पंखा बनाते हो, अलग अलग पंखा बनाएंगे तो एक दिन का 150 रुपये मिलेगा, चलो क्यों ना साथ मिलकर पंखे बनाते हैं। सबने कहा हाँ बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आदमी 15 पंखे बनाता था, वो अपने जैसे 15 आदमी और ले आया। अब 15 आदमी एक दिन में 15-15 पंखे बनाते हैं, तो यानी कि पंखों की संख्या बढ़ गई, कॉस्ट अभी तक उतनी थी। अब एक युक्ति उन लोगों ने और लगाई कि गांव का जो मार्केट है इसमें हमें पंखे की जो वैल्यू है बहुत कम मिलती है, तो क्यों ना शहर जाकर इन पंखों को बेच कर आया जाए। और जब भारी मात्रा में पंखे बनते थे, ज़्यादा पंखे बनने लगे और जब एक होलसेलर को, शहर के होलसेलर को ये लोग पंखे बेचने जाते तो इसका भारी अमाउंट भी देता था। जहाँ गाँव में इनको सिर्फ 15 रुपये मिलता था, वहाँ पर शहर के मार्केट में जाकर इनको 45 रुपये मिलने लगा। इनका कॉस्ट तो उतना ही जितना लागत था इनका वो तो सिर्फ 5 रुपये था, मगर इनका प्रॉफिट बढ़ गया और जितना भी प्रॉफिट होता था ये लोग आपस में
बांट लेते थे। तो साथियों, यहां से जन्म हुआ एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक बिजनेस मॉडल में परिवर्तित हुई, जिसने लोगों की मदद करी और सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, जिससे वो अपनी डेली लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने लगे और एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करने लगे। मगर यहाँ पर उन्होंने कोई बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया, मगर हाँ, अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर जरूर ले गए। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल कहते किसे हैं। अब मेरा अक्सर बचपन से ही यही मानना रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से जानना चाहते तो पहले उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेना ही बेहतर होता है। तो चलिए फटाफट इस बिजनेस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर थोड़ा फोकस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप मतलब क्या होता है? इस बिजनेस को कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी कोई भी इसे जुड़ भी सकता है और इससे हट भी सकता है। यहाँ पर वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। आपको आना है हमारे साथ, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई पार्टनरशिप मॉडल नहीं है कि यहाँ पर आपको जितना प्रॉफिट होगा उतना परसेंटेज में प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप फ्री हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, आप फ्री हैं इस बिजनेस से हटने के लिए। यहाँ पे वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं थी। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर होता है लीगल स्टेटस। अब आपको अगर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कराना है तो आपको इसको एक लीगल प्रोसेस के तहत रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको अपनी अलग सेपरेट एंटिटी मिल जाती है, अपनी अलग खासियत, अपनी अलग पहचान मिल जाती है। गवर्नमेंट की नज़रों में आप शामिल हो जाते हो तो गवर्नमेंट भी आपकी मदद करने लग जाती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, थोड़ा आगे चलकर आपको कुछ पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तीसरा यहाँ पर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखिए, हर बिजनेस ओनर के पास हर बिजनेस मॉडल में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो या फिर कोई बड़े लेवल का कंपनी वर्क हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सामना करना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थोड़े कम शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपका बिजनेस डेप्ट में जाता है, कर्जे में जाता है, और कर्जा आपके बिजनेस के जो एसेट्स हैं उससे चुक नहीं पाता, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एसेट से इस कर्जे को चुकाना पड़ता है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मगर यहाँ पर क्या होता है, मेंबर्स के साथ जो जितना कैपिटल लेकर आया उसकी उतनी ही लाइबिलिटी बनती है। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कोई भी केस नहीं होता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल का। चौथी चीज़, यहाँ का जो कंट्रोल है ये किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है। यहाँ का कंट्रोल कैसे डिसाइड किया जाता है थोड़ा डिस्कस करता हूँ। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चुनते हैं और उससे इस पूरे बिजनेस का कार्यभार सौंप दिया जाता है। यहाँ के मेंबर्स ही डिसीजन लेते हैं कि कौन, हम किसको ओनर बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है। पांचवा जो मैं आपसे कह रहा था, सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे खास पॉइंट, कि यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल का जो वास्तविक में जो इसका फॉर्मेशन का जो मीनिंग है, ये सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस बिजनेस को ओपन नहीं किया जाता, यहाँ पर एक सर्विस मोटिव के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जाता है कि हम नॉर्मल पब्लिक का वेलफेयर कर सके, नॉर्मल सोसाइटी के लोगों की मदद कर सकते, उनका वेलफेयर कर सके। इसीलिए इस बिजनेस मॉडल की शुरुआत होती है। साथियों, यह तो थे कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, क्या होते हैं इसके मेरिट्स। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके मेरिट्स को। पहला, इक्वालिटी अमंग वोटिंग। इस चीज़ को समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो कंट्रोल होता है वो किसी एक ओनर के हाथ में नहीं होता है। इस सोसाइटी के जितने मेंबर्स होते हैं वही मिलजुल कर एक कमेटी बनाते हैं और एक डिस्कशन करते हैं और थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं कि किस व्यक्ति को इस पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कार्यभार हमें सौंपना चाहिए, और उसी व्यक्ति को इसका कंट्रोल दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के हर मेंबर के पास अपना खुद का हक होता है एक वोट करने का, जिससे वो अपने मनपसंद, मन चाहे व्यक्ति को चूज कर सकता है, उसे ओनर की यानी कि कंट्रोलर की उपाधि दे सकता है। तो यहाँ पर इक्वालिटी अमंगस्ट ऑल होता है वोटिंग के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना आप कैपिटल लेकर आते हो उतनी आपकी लाइबिलिटी बनती है। इससे ज़्यादा आपको और कहीं से भी अपने पर्सनल एसेट से या फिर बिजनेस एसेट से कुछ भी चुकाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। बढ़ता हूँ तो अपने तीसरे पॉइंट की तरफ।
तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पर स्टेबल एग्जिस्टेंस। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल में क्या होता था, जब तक आप हो तब तक आपका बिजनेस है, आपके बाद आपके बिजनेस को संभालने वाला कोई और नहीं है। मगर जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल के तहत काम करते हो तो आपकी एक बहुत बड़े मेंबर्स की टीम बन जाती है। फिर आप रहो ना रहो, आपके साथ कोई हैपनिंग हो जाए, आप इस बिजनेस को छोड़ के जाओ, कहीं ना कहीं बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ये बात तो है, कंटिन्यूटी में चलता है। यहाँ पर एक स्टेबल एग्जिस्टेंस बन जाता है कि आपके बिना भी ये बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, इसे कहते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। चौथी चीज, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। देखिए ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जब लोग इसके मेंबर्स बनते हैं तो इनको प्रॉफिट किस प्रकार दिया जाता है कि मार्केट में जब भी आप सामान खरीदने जाते हो तो वहाँ पे मिडिल पर्सन बहुत सारे आ जाते हैं, कंपनी से लेकर कस्टमर तक मिडिल पर्सन बहुत सारे आ जाते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल में इन्हीं मिडिल पर्सन को हटा दिया जाता है। तो जब मिडिल पर्सन बीच से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, और वो कॉस्ट रिडक्शन प्रॉफिट के रूप में सामने आता है। और इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ने का आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडिल पर्सन नहीं होता। जब मिडिल पर्सन नहीं होता तो यहाँ पर इकोनॉमी में थोड़ी हेल्प हो जाती है। आज का पांचवा पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि यहाँ पे गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ का जो मोटिव होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते इस बिजनेस मॉडल को ओपन किया जाता है कि हम कुछ भी करके आम पब्लिक की मदद करेंगे, और जितने हमारे मेंबर्स हैं उनकी तो खास मदद करेंगे, और सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। तो फिर गवर्नमेंट भी आपके साथ 100% अपना साथ देती है। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर या फिर नो इंटरेस्ट पर वो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, और इस प्रकार बहुत सारी मदद गवर्नमेंट भी आपकी करती है। आज का आखिरी एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। बहुत ही कम लीगल प्रोसेस के साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप ओपन कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर सिर्फ 10 एडल्ट पर्सन की ज़रूरत होती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस मॉडल को बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए और इसे रन करने के लिए। तो साथियों यह तो थे बिजनेस एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात करते हैं यहाँ की लिमिटेशंस की। कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं। आइए फटाफट आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्योंकि देखिए आदमी के हाथ में नहीं है कि वो कितना कैपिटल लेकर आए, आदमी के हाथ में नहीं कितना कैपिटल लेकर आए, तो वो अपने हिसाब से कैपिटल लेकर आता है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी लिमिट आ जाती है। दूसरी चीज़ होता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती, कभी भी किसी अदर पर्सन्स को अपने काम के लिए हायर नहीं करती है, क्योंकि इनका प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं होता है कि वो अदर पर्सन को हायर करे, उससे काम करवाए और उसे सैलरी दे। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं आपस में इनकी जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसे आपस में ही बांट लेते हैं। अब भले उस व्यक्ति के अंदर उतनी मैनेजरियल एबिलिटी हो या फिर ना हो, यहाँ पर किसी भी अदर पर्सन को हायर नहीं किया जाता है, वो भी खासकर सैलरी बेसिस पर। तीसरा पॉइंट होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। क्योंकि ये बिजनेस मॉडल पार्टनरशिप की तरह यहाँ पर भी मेंबर्स क्रिएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, सोसाइटी की, वो कहीं ना कहीं मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होने का डर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लगभग हर मेंबर को इस बिजनेस में, वो जिस सोसाइटी में जुड़ा उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। चौथी चीज़ मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, उसके साथ ये बिजनेस मॉडल आगे कंटिन्यू होता है। आज का मैं अपना आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंसेस इन ओपिनियन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कंट्रोलर या फिर ओनर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मेंबर्स अपनी खुद की एक कमेटी, एक कम्युनिटी क्रिएट करते हैं और वो सब मिलकर एक जब फैसला लेते हो, कभी कभी जो फैसला होता है वो सभी मेंबर्स के हित में नहीं होता है, सभी मेंबर्स को वो फैसला उचित नहीं लगता, तो यहाँ पर कभी कभी छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं। खैर ये तो थे
इस बिजनेस के फीचर्स, इसके एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस। अभी मेरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मगर आज मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी रह गई, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी मैंने आपके साथ जो एक एग्जांपल शुरुआत में डिस्कस किया था ना, वो पंखे वाला, वो था प्रोड्यूसर की। बहुत सारे लोग मिलकर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उससे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओन करता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्रेडिट बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कभी कभी कंज्यूमर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। आज का वीडियो तो बस इतना ही था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपने इस बिज़नेस के बारे में कितना सीखा, क्या क्या सीखा और क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।